चैनल मेडिकल नर्सेस। अब आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी सुपरिटेंडेंट नर्सिंग एग्ज़ाम के अलावा अपकमिंग बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जो आपके होने वाले हैं, उन सभी की क्लासेस को लेकर। तो जो भी लोग चैनल पर जुड़े हुए हैं, मैं बता दूं आपको अपकमिंग वैकेंसीज़ हैं जो एनएफएल में वैकेंसी निकली हैं। जो भी लोग फॉर्म भरना चाहते हैं भर सकते हैं, सैलरी अच्छी आपको मिलने वाली है। यूपीएसएससी की वैकेंसी है जो अनाउंस हो चुकी हैं, बहुत ही जल्दी अलग अलग स्टेट में है जो वैकेंसीज़ आ सकती हैं। तो जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं अपनी तैयारी को ज़ोरों तोरों से जारी रखिए। आपके जो एग्ज़ाम की डेट के भरोसे ना बैठिए, क्योंकि आपका काम है तैयारी करना। एग्ज़ामिनर को जब एग्ज़ाम डेट देनी होगी तो वो दे देंगे, उनकी वो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनके पास तो सभी चीज़ें फिक्स्ड होंगी। लेकिन आपको उन चीज़ों के लिए तैयार रहना होगा। तो अपकमिंग टाइम में हम पहले बात करते हैं कि आपको वैकेंसीज़ हैं जो कहाँ कहाँ कितनी पोस्ट आ रही हैं, आपको किस तरीके से अपनी तैयारी करनी है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो यूपी में तो अभी हाल फिलहाल में नोटिफिकेशन है जो रिलीज़ कर दिया गया है, जिसमें आपकी 5272 प्लस है जो वैकेंसीज निकाली गई हैं। ये लेकिन निकली हैं एएनएम के लिए। एनएफएल में वैकेंसी निकली है ऑल इंडिया, यहाँ पर ऑल इंडिया के लोग हैं जो एलिजिबल होने वाले हैं आपको। अब यदि हम बात करें अपकमिंग के लिए, तो अपकमिंग जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा था, त्रिपुरा हो गया, यूपी हो गया, एमपी हो गया, राजस्थान हो गया, एंड यहाँ पर जो मेघालय में ऑलरेडी फॉर्म है जो फिलअप हो चुके हैं डीएचएस के थ्रू। गुजरात में तो वैकेंसी आ ही गई हैं, 1900 प्लस पोस्ट है यहाँ पर। तो इस तरीके से मिला के अलग अलग जगह बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं। आप लोग अपनी तैयारी है जो अच्छे से रखिए, ताकि आपको अपकमिंग टाइम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। रही बात आपके पढ़ने की, आपको क्या पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक्स प्रेफर करनी चाहिए, तो मैं सबसे पहले, यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और यदि आपके पास थ्योरी बेस्ड बुक अवेलेबल हो, पहले आप लोग थ्योरी पढ़ लीजिए। जो बेस्ट वे होता है आपकी तैयारी का, पहले आपको क्या करना है, थ्योरी पढ़ना है एंड देन एमसीक्यूज़ भी। फिर आफ्टर दैट जब आपने पूरी थ्योरी पढ़ ली, फिर आपको क्या करना है, पेपर सॉल्व करना है। चाहे आपको कहीं के भी पेपर मिल जाए, बस आपके नर्सिंग के पेपर होने चाहिए। यदि आप एमपी के लिए पेपर दे रहे हो, आपके पास यूपी के पेपर हैं, तो आप उनको सॉल्व करके देख लीजिए। यूपी के पेपर से अच्छा कहीं का पेपर नहीं आता है। अब यदि आप तैयारी कर रहे हैं रेलवे की और आपके पास नॉरसेट के पेपर हैं, डीएसएसबी के हैं, तो आप वो भी लगा के देख सकते हैं। एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप अदर एग्ज़ाम के पेपर भी देख सकते हैं, क्योंकि आपको आनी तो क्या है, नर्सिंग ही आनी है। जैसे यूपी में है जो क्या है, ओनली आपको नर्सिंग ही आना है, एमसीक्यू बेस्ड 100 क्वेश्चन आना है यहाँ पे आपको। कितने 100 क्वेश्चन, नोटिफिकेशन आ गया, जिन्होंने नहीं देखा है देख लीजिए। जब आपके पेपर सॉल्व हो जाए, थ्योरी हो जाए, सब कुछ हो जाए, देन आफ्टर आपको अगेन रिवीजन स्टार्ट कर देना है। मुझे पता है कि बच्चों के पास इतना टाइम नहीं बचता कि वो रिवीजन भी कर पाए, यदि बचता है तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको इस तरीके से अपनी तैयारी करनी होगी। अब आपको, मैंने पहले आपको बताया कि आप पहले थ्योरी कवर कीजिए, फिर एमसीक्यूज़ कवर कीजिए। तो थ्योरी आप जब पढ़ाई कॉलेज टाइम में होते हैं तो आपकी ऑलरेडी पढ़े हुए होते हैं, लेकिन उस टाइम पे आपके टीचर्स, कोई भी टीचर्स, इवन चाहे मैं जिस कॉलेज से मैं आई हूँ या आप लोग आए हों, वहाँ पे एमसीक्यू बेस्ड हमें नहीं पढ़ाया जाता। उसके लिए हमें खुद से प्रिपेयर्ड है जो होना पड़ता है। तो अभी रिसेंट में मेडिकल नर्सेस की 2 बुक्स आई हैं। एक है आपकी एनएचएम सीएचओ बेस्ड, तो वो बुक एएनएम वाले हैं जो ज़रूर प्रेफर कर सकते हैं, और एएनएम की बुक भी है जो विदिन 1 मंथ और 15 दिन के अंदर आपको आ जाएगी। और यदि आप अलग अलग स्टेट के लिए, चाहे गुजरात, एमपी, यूपी, राजस्थान स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हो, तो मेडिकल नर्सेस की कंप्लीट गाइड आई है, वो आप ऑर्डर कर सकते हैं। दोनों बुक फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल हो और आप डायरेक्ट भी बुक को ऑर्डर कर सकते हैं, एज यूज जैसे में आप कंफर्टेबल हों। इस तरीके से आपको अपनी तैयारी करनी होगी। रेलवे की बुक में हम बात करें, क्योंकि अभी अपकमिंग आपका रेलवे का एग्ज़ाम में भी डेट नहीं आई है। बहुत सारे चैनल्स मैंने देखे हैं अलग अलग तरीके से वीडियो बना के आपको डाउट क्रिएट कर रहे हैं, जो एज़ पर आप गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के जाया कीजिए। किसी भी चैनल या किसी भी वेबसाइट के थ्रू जब भी आपको डेट या कुछ बताया जाए, तो आपको सबसे पहले गवर्नमेंट का जो नोटिफिकेशन है वो चेक करना होगा, वो सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो रेलवे की बुक में आपको पेयर मैचिंग क्वेश्चन है, 1 लाइनर क्विज भी, जो गोल्डन की पॉइंट होते हैं वो भी हैं, मॉडल पेपर हैं,
प्रीवियस रेलवे ने जितने भी पेपर कराए हैं वो सब चीज़ें एक ही छोटी सी बुक में आपको अवेलेबल करवाई गई हैं। और जो पूरी कंप्लीट गाइड वाली बुक है उसमें आपको 55 पेपर, मॉडल पेपर विथ रीजनल के प्रोग्राम, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे भी आपकी कवर हो जाएंगी। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट। ट्रिपल स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या इंक्लूड नहीं है? ऑप्शन में है अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रॉयल, अल्फा फीटोप्रोटीन, HCG एंड इनहिबिन बी। तो यहाँ पर क्या है जो इंक्लूडेड नहीं है? जो टेस्ट है यहाँ पर प्रेगनेंसी में कंडक्ट करवाए जाते हैं, तो यहाँ पर कौन सा टेस्ट है जो क्वाड्रिपल का मतलब होगा 4 स्क्रीनिंग टेस्ट और क्वाड्रिपल स्क्रीनिंग टेस्ट हैं उनमें इंक्लूड नहीं है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा वो होगा इनहिबिन बी। क्या होगा? इनहिबिन बी। जो जो क्वाड्रिपल मार्कर स्क्रीनिंग टेस्ट होता है इसमें अल्फा फीटोप्रोटीन, अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रॉयल, HCG एंड डायमेट्रिक इनहिबिन ए इंक्लूड होता है, ना कि इनहिबिन बी। इनहिबिन बी होता है जनरली जो इनफर्टिलिटी के लिए टेस्ट करवाया जाता है, इनहिबिन बी। तो यहाँ पर ओवेरियन ट्यूमर के लिए भी ये कभी कभी यूज़ किया जाता है, इनहिबिन ए एंड इनहिबिन बी। लेकिन यहाँ पर क्वाड्रिपल स्क्रीनिंग टेस्ट या फिर क्वाड का मतलब होता है 4। तो यहाँ पर जो क्वाड्रिपल में 4 स्क्रीनिंग टेस्ट इंक्लूडेड है, इनमें अल्फा फीटोप्रोटीन, अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रॉयल, HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन एंड डायमेरिक इनहिबिन ए इंक्लूड है। फिर आता है ट्रिपल मार्कर टेस्ट, डबल मार्कर टेस्ट, ट्रिपल मार्कर टेस्ट एंड क्वाड्रिपल मार्कर टेस्ट। तो ट्रिपल मार्कर टेस्ट में अल्फा फीटोप्रोटीन, HCG और एस्ट्रॉयल है जो यहाँ पर चेक किए जाते हैं। यदि हाई लेवल है अल्फा फीटोप्रोटीन का, दैट मीन्स क्या? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, एनेंसेफेली है। यदि लो है तो क्या है? बेबी के लिए ट्रायोसोमी डेवलप हो सकता है 21, जिसको हम डाउन सिंड्रोम कहेंगे, या फिर एडवर्ड सिंड्रोम डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट वन इज मेट्रोनिडाजोल इज कॉमनली यूज्ड टू ट्रीट। तो मेट्रोनिडाजोल किसको ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है? टाइफॉइड, डिसेंट्री, कोलेरा या फिर डायरिया। जो मेट्रोनिडाजोल है, क्या है? मेट्रोनिडाजोल है जो किसके लिए यूज़ की जाती है? तो मेट्रोनिडाजोल यूज़ की जाती है डिसेंट्री को ट्रीट करने के लिए। जनरली ये मार्केट में किस नाम से मिलती है? फ्लैजाइल। किस नाम से मिलती है? फ्लैजाइल नाम से मिलती है, जो कि एक एंटीबायोटिक भी और एक एंटी प्रोटोजोल मेडिकेशन है। आपको याद रखना है कि मेट्रोनिडाजोल क्या है? एक एंटीबायोटिक की तरह भी काम करेगी और एंटी प्रोटोजोल की तरह भी काम करेगी। तो इसका जो यूज़ होता है मेट्रोनिडाजोल का अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के, वो किस में होता है? वो होता है डिसेंट्री में। अब डायरिया और डिसेंट्री के बीच का एक जो डिफरेंस है एग्जाम में यदि आपको आए तो बताना है कि जो डायरिया में फीकल का जो फीकल है, स्टूल है, किस टाइप का होगा? वॉल्यूमिनस होगा। लेकिन डिसेंट्री में स्कैंटी, स्टिकी होगा। ब्लड कभी भी डायरिया जब होता है पेशेंट को तो फीकल मटेरियल के साथ ब्लड नहीं आता, लेकिन डिसेंट्री में आता है। म्यूकस रहेगा और पस सेल्स भी रहेंगी और सीवियर स्ट्रेनिंग भी होगी ड्यूरिंग डेफिकेशन में डिसेंट्री में। लेकिन डायरिया में ये सब नहीं होगा। डायरिया में आपको याद रखना है कि ना तो ब्लड आता है, ना ही म्यूकस आएगा, और पस सेल्स भी बहुत ही कम होंगी और डेफिकेशन के टाइम पर ज़्यादा स्ट्रेन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर जो आपको बीच का डिफरेंस याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में आता है कि कौन से साइन डायरिया को डिसेंट्री से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो होगा ब्लड, म्यूकस दोनों हैं जो एब्सेंट रहते हैं फीकल मटेरियल में। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेरीनेटल इन्फेक्शन डिसीज इज द मोस्टली कंटेजियस। तो यहाँ पर सभी कंटेजियस डिसीज है, लेकिन यहाँ पर कहा है पेरीनेटल डिसीज। तो पेरीनेटल इन्फेक्शियस डिसीज कौन सी सबसे ज़्यादा कंटेजियस है? सिफिलिस, हेपेटाइटिस बी, HIV और हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा कंटेजियस है वो है हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। कौन सी है? हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस है जो सबसे ज़्यादा कंटेजियस है। पेरीनेटल इन्फेक्शन की बात हो रही है तब। तो HSV क्या है? हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। ये बेबी को क्या हो सकता है? सबसे ज़्यादा है जो कॉमनली यहाँ पर पूछा है और सबसे ज़्यादा कंटेजियस है, तो क्या होगा? HSV वायरस। Herpes virus can also be spread to the baby if a mother has a blister caused by herpes on her breast। देखिए यहाँ पर आपको इसका रेशनल भी मिल जाएगा कि बच्चों में पेरीनेटल टाइम में बच्चों में है जो
सबसे ज़्यादा रिस्क क्यों रहेगा? हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस का ही, क्योंकि यदि मदर के ब्रेस्ट में या फिर आसपास एक भी ब्लिस्टर है, बेबी ब्रेस्ट फीड करेगा, क्या होगा? अफेक्टेड ब्रेस्ट से यदि बेबी ने ब्रेस्ट फीड किया तो बेबी के लिए फर्स्ट 4 वीक आफ्टर बर्थ के भी इन्फेक्शन होने के चांसेस रहेंगे, तो वो भी पेरीनेटल इन्फेक्शन में ही कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पर जो कॉमनली वो इजीली बच्चे को होगा, जो जिसको हम हाईली कंटेजियस कह रहे हैं, वो क्या होगा? हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। नेक्स्ट वन इज विदिन व्हाट पीरियड ऑफ पोस्ट डिलीवरी शुड RH-D immunoglobulin be given to appropriate candidate to prevent anti-D isoimmunization। तो एंटी-D आइसोइम्यूनाइजेशन से प्रिवेंट हम बच्चे को कैसे कर सकते हैं? ऑप्शन में है यहाँ पर 12 घंटे में, 24 घंटे में, 72 घंटे में या फिर 80 घंटे में। तो RH आइसोइम्यूनाइजेशन बेबी को प्रिवेंट करने के लिए और मदर के लिए भी हमें कितने घंटे के अंदर है जो RH-D इम्यूनोग्लोबुलिन एडमिनिस्टर करनी है? तो कितने घंटे के अंदर करनी है RH-D इम्यूनोग्लोबुलिन मेडिसिन? 72 घंटों के, कितने? विदिन 72 घंटों के अंदर है जो हमें क्या करना है? प्रेग्नेंट लेडी के जो मदर है उसके लिए डिलीवरी के बाद, पोस्ट डिलीवरी के बाद विदिन 72 घंटों के अंदर RH-D इम्यूनोग्लोबुलिन एडमिनिस्टर करना है एंटी-D आइसोइम्यूनाइजेशन से प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेरीनेटल इन्फेक्शन डिसीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय पोस्ट डिलीवरी पैसिव एक्टिव आइसोइम्यूनाइजेशन ऑफ द न्यूनेट्स? तो यहाँ पर कौन सा पेरीनेटल इन्फेक्शन है? क्वेश्चन ध्यान से देखिए। अभी हमने पढ़ा कि कौन सा कंटेजियस है पेरीनेटल पीरियड में। अब है यहाँ पर कौन सा पेरीनेटल इन्फेक्शन है जिसको हम पैसिव एक्टिव आइसोइम्यूनाइजेशन से न्यूनेट बेबी को प्रिवेंट कर सकते हैं? ऑप्शन में HSV, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, सिफिलिस, हेपेटाइटिस B वायरस एंड साइटोमेगालो वायरस CMV। तो यहाँ पर जो पेरीनेटल इन्फेक्शन है, हम बेबी को पोस्ट डिलीवरी के बाद, बेबी को आफ्टर डिलीवरी के बाद पैसिव एक्टिव इम्यूनाइजेशन से बेबी को हम उस डिसीज से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो वो क्या है? हेपेटाइटिस B वायरस, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी विदिन 24 आवर के अंदर क्या दे दिया जाता है? हेपेटाइटिस B वैक्सीन है जो दे दी जाती है बच्चों में। तो यहाँ पर आपका आंसर भी क्या होगा? हेपेटाइटिस B वैक्सीन, और हेपेटाइटिस B वायरस से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज सीरम हेपेटाइटिस इज ऑल्सो नोन एज। तो सीरम हेपेटाइटिस किसको कहा जाता है? हेपेटाइटिस A को, B को, E को या फिर बैक्टीरियल हेपेटाइटिस को? तो हेपेटाइटिस, सीरम हेपेटाइटिस यहाँ पर कहा है, तो वो क्या है? हेपेटाइटिस B। क्या है? हेपेटाइटिस B। अब यहाँ पर एग्जाम में आपको रूट जनरली पूछे जाते हैं और मोड ऑफ ट्रांसमिशन पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है कि हेपेटाइटिस A और हेपेटाइटिस C ये दोनों फीको ओरल रूट से होते हैं। बाकी हेपेटाइटिस C जिसको ब्लड ट्रांसफ्यूजनल हेपेटाइटिस भी हम कह सकते हैं, हेपेटाइटिस B जो कि ओनली DNA वायरस है। यहाँ पर आपको याद रखना है, एग्जाम में आपको आता है हेपेटाइटिस की जो कैटेगरी के वायरस हैं, इनमें से DNA वाला वायरस कौन सा है? तो हेपेटाइटिस B। ब्लड बॉर्न सेक्सुअल वर्टिकल ट्रांसमिशन से हेपेटाइटिस B हो सकता है। फिर आता है हेपेटाइटिस D जो कि हेपेटाइटिस B के साथ में होगा, को इन्फेक्शन जिसको हम कह सकते हैं। यहाँ पर याद रखना है कि जो हेपेटाइटिस A, C, D और E हैं ये कैसे हैं? RNA वायरस हैं। लेकिन जो हेपेटाइटिस B है क्या है? DNA वायरस है। इनक्यूबेशन पीरियड सबसे ज़्यादा किसका होता है? तो सबसे ज़्यादा इनक्यूबेशन पीरियड होता है हेपेटाइटिस C का। नेक्स्ट है यहाँ पर A neurological disorder in which the patient will have an expression of mask-like face and staring is known as। तो कौन सी डिसीज है जिसमें पेशेंट का, जो कि एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, पेशेंट का फेस कैसा रहेगा? मास्क लाइक फेस होगा और स्टेयरिंग टाइप से देखेगा। ऑप्शन में माइस्थेनिया ग्रेविस, अल्जाइमर्स डिसीज, हंटिंगटन कोरिया एंड पार्किंसन डिसीज। ये चारों डिसीज एग्जाम में आपको आती हैं, याद रखें आप। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? माइस्थेनिया ग्रेविस होगा। मैंने यहाँ पर क्लिनिकल साइन, फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है? मास्क लाइक फेस देखने को मिल रहा है। तो ये किस में देखने को मिलेगा? तो ये देखने को मिलेगा पार्किंसंस डिसीज में। किस में देखने को मिलेगा? पार्किंसंस डिसीज में।
माइस्थेनिया ग्रेविस का मतलब होगा यहाँ पर न्यूरोमस्कुलर डिसीज है जिसमें मसल्स वीकनेस रहेगी। क्या रहेगी? मसल्स वीकनेस देखने को मिलेगी। यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ क्लॉट्स इन द वेन इज कॉल्ड एज, तो यदि वेन्स में क्या है, क्लॉट का डेवलपमेंट होता है, थक्के जमते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? थ्रोम्बोसिस, एन्यूरिज्म, एथेरोस्क्लेरोसिस और इस्कीमिया। तो क्या कहलाएगा? यदि वेन्स में क्लॉट का फॉर्मेशन होगा तो वो कहलाता है थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस या फिर थ्रोम का फॉर्मेशन कहलाना क्या कहलाएगा? यहाँ पर क्लॉट फॉर्मेशन के लिए हम यहाँ पर क्या टर्म यूज़ करेंगे? थ्रोम्बोसिस। तो यहाँ पर जो अदर टर्मिनोलॉजी एग्जाम में आती है, एन्यूरिज्म का मतलब होगा वीकेंड एरिया इन एन आर्टरी। जनरली एन्यूरिज्म में क्या होगा? जो वीक आर्टरी का एरिया है वो क्या हो जाएगा? दूसरी जगह वल्ज हो जाएगा। एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होगा? जो फैट है या फिर जो कोलेस्ट्रॉल है उसका बिल्डअप होगा किसमें? आर्टरीज में। इस्कीमिया का मतलब होगा टिश्यू डेथ। नेक्स्ट वन इज एबनॉर्मल प्रेगनेंसी इन विच द कॉन्सेप्शियस इम्प्लांट्स आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी। यहाँ पर बताना है कि प्रेगनेंसी की ऐसी एबनॉर्मल स्टेज जिसमें जो कॉन्सेप्टियस मटेरियल है, कॉन्सेप्शन का जो मटेरियल है वो यूट्राइन कैविटी के बाहर इम्प्लांट हो जाता है। फर्टिलाइजेशन कहीं पर भी हो लेकिन इम्प्लांटेशन यूट्रस में होता है, यूट्राइन वॉल में होगा। लेकिन जब ये यूट्राइन वॉल के यहाँ पर ना होके कहीं और हो जाए तो हम इसको क्या कहेंगे? एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मोलार प्रेगनेंसी, एंटीपार्टम हेमरेज और अबॉर्शन। क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाएगी? तो वो कहलाएगी एक्टोपिक प्रेगनेंसी। नॉर्मल प्रेगनेंसी में फर्टिलाइजेशन होगा फैलोपियन ट्यूब में, एग रिलीज करेगी ओवरी। ध्यान से देखिए, ओवरी एग रिलीज करेगी, फर्टिलाइजेशन होगा फैलोपियन ट्यूब में, इम्प्लांटेशन होगा यूट्रस में। लेकिन यदि क्या है? लेकिन यदि यही फर्टिलाइज्ड एग इम्प्लांट कहाँ पर हो जाए? फैलोपियन ट्यूब में ही हो जाए, ओवरी में हो जाए, सर्विक्स के यहाँ पर हो जाए, अदर देन यूट्रस के कहीं पर भी इम्प्लांट हो जाता है। और कॉमनली जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में इम्प्लांटेशन होता है वो होता है फैलोपियन ट्यूब में, इसीलिए इसको ट्यूबुलर प्रेगनेंसी भी कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज फेलियर टू पास मेकोनियम विद इन फर्स्ट 36 आवर ऑफ लाइफ, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, पुअर फीडिंग एंड एम्प्टी रेक्टम आर द फाइंडिंग्स ऑफ। तो यहाँ पर है क्वेश्चन, फेलियर टू पास मेकोनियम क्या है? फेलियर टू पास मेकोनियम विद इन फर्स्ट 36 आवर तक क्या है? फर्स्ट 36 आवर तक डिलीवरी होने के बाद से लेकर 36 घंटों तक यदि बेबी अपना फर्स्ट पासिंग स्टूल, जो फर्स्ट पासिंग स्टूल जिसको मेकोनियम कहते हैं, वो पास नहीं करेगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, पुअर फीडिंग है और रेक्टम कैसा है? एम्प्टी है, तो ये किसकी फाइंडिंग है? हिरस्प्रिंग्स डिसीज, अपेंडिसाइटिस, माल एब्जॉर्प्शन और पेरिटोनाइटिस। यहाँ पर ये सभी साइन किसके हैं? ये हैं हिरस्प्रिंग्स डिसीज के, जिसमें जो गैंग्लियोनिक सेल्स रहेंगी ये एब्सेंट रहेंगी। जनरली गैंग्लियोनिक सेल्स से रहती हैं जिसको मेगा कॉलन डिसीज भी कहेंगे। तो गैंग्लियोनिक सेल्स एब्सेंट रहेंगी जिसके कारण जो यहाँ पर रेक्टम है क्या रहेगा? यहाँ पर ब्लॉकेज रहेगा। तो यहाँ पर जब रेक्टम में कुछ आएगा ही नहीं तो क्या होगा? एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा, पुअर फीडिंग होगी, रेक्टम एम्प्टी होगा, बेबी अपना फर्स्ट पासिंग स्टूल है जो पास नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट वन इज ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी बिफोर द एज ऑफ 8 ईयर इन गर्ल्स इज कॉल्ड। तो प्यूबर्टी यदि 8 साल से कम एज के पहले ही हो जाए गर्ल्स में तो इसको क्या कहेंगे? थैलार्ची, मिनार्ची, डिलेड प्यूबर्टी या फिर प्रीकॉशियस प्यूबर्टी। क्या हम टर्म यूज़ करेंगे यदि प्यूबर्टी बिफोर ऑनसेट हो जाए, 8 साल से भी कम एज में हो जाती है प्यूबर्टी, तो यहाँ पर हम उसके लिए क्या टर्म है जो यूज़ करेंगे? तो जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होगी वो कौन सी होगी? वो होगी यहाँ पर प्रीकॉशियस प्यूबर्टी। तो 8 साल के पहले यदि प्यूबर्टी आ जाती है, पीरियड्स आना स्टार्ट हो जाते हैं अदर, और जो साइन है प्यूबर्टी के साइन दिखाई देने लगेंगे उसको हम क्या कहेंगे? वो स्टेज कहलाएगी प्रीकॉशियस प्यूबर्टी। थैलार्ची का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट वर्ड्स का डेवलपमेंट होना। मीनार्ची का मतलब होगा फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का आना। डिले प्यूबर्टी का मतलब होगा जब प्यूबर्टी अब 16 ईयर के बाद भी ना आए, तब इसके लिए हम क्या कहेंगे? 14 to 60 ईयर के बाद आती है तो उसको हम कहेंगे डिले प्यूबर्टी। नेक्स्ट वन इज व्हाट शुड बी द टेम्परेचर ऑफ वाटर यूज्ड फॉर कोल्ड स्पंजिंग। तो कोल्ड स्पंजिंग के लिए जो वाटर यूज़ करेंगे वो कैसा होना चाहिए? 98 डिग्री फ़ारेनहीट,
105 डिग्री फ़ारेनहीट, 70 डिग्री फ़ारेनहीट और 0 डिग्री फ़ारेनहीट। दैट मीन्स वाटर का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, जो वाटर हम कोल्ड स्पंजिंग के लिए यूज़ करेंगे। तो वाटर का टेम्परेचर होना चाहिए 70 डिग्री फ़ारेनहीट। नेक्स्ट वन इज विच अमंग दी फॉलोइंग इज नोन एज बैकबोन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ। तो बैकबोन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ इनमें से क्या कहलाएगा? ऑप्शन में इकोनॉमी, फैमिली, होम विजिट और इंडिविजुअल। तो यहाँ पर जो टर्म यूज़ किया जाएगा बैकबोन ऑफ कम्युनिटी के लिए वो क्या होगा? वो होगा यहाँ पर होम विजिट। क्या होगा? होम विजिट। नेक्स्ट वन इज फीवर, एब्डोमिनल टेंडरनेस, स्लो पल्स रेट, डेलीरियम एंड रोज कलर्ड रैसेस इंडिकेट द डिसीज। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए कि फीवर है, एब्डोमिनल टेंडरनेस है एंड एब्डोमिनल टेंडरनेस के साथ साथ यहाँ पर जो रोज कलर के रैसेस दिखाई दे रहे हैं। कैसे हैं? रोज कलर के रैसेस हैं बॉडी पर। वो क्या, कौन सी डिसीज़ के साइन है? स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, टिटनस या फिर चिकन पॉक्स। अब एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन आता है कि रोज कलर स्पॉट्स किस डिसीज़ में देखने को मिलते हैं। तो रोज कलर जो स्पॉट देखने को मिलते हैं मीजल्स में। किसमें? मीजल्स और रूबियोला में। यहाँ पर चिकन पॉक्स और मीजल्स के जो साइन है थोड़े बहुत मैच करते हुए हैं, लेकिन जो रोज कलर के स्पॉट्स हैं, कॉप्लिक स्पॉट्स हैं, किस में देखने को मिलते हैं? मीजल्स में। चिकन पॉक्स में है जो सबसे पहले जो रैसेस आएंगे, कहाँ पर फॉर्मेशन होगा चेस्ट पर, फिर देन आफ्टर पूरी बॉडी पर। इनका मेन साइन यही है। कॉप्लिक स्पॉट्स मेन साइन है मीजल्स का, और रोज स्पॉट्स किस में देखने को मिलेंगे? मीजल्स में। नेक्स्ट है यहाँ पर जो ऑप्शन में था टिटनेस। तो टिटनेस का पॉजिटिव एजेंट है क्लोरेस्ट्रीडियम टिटेनी। इंक्यूबेशन पीरियड है एवरेज 10 डेज, जो कि जनरली 3 से 21 दिन का होता है। और ट्रांसमिशन होता है इसका, टिटनेस का, किसके थ्रू? डायरेक्ट मिट्टी से, सॉइल से। जो क्लोरेस्ट्रीडियम टिटेनी है, इनका ट्रांसमिशन जनरली कैसे होता है? मिट्टी से या फिर एनिमल एक्सक्रीटा से। नेक्स्ट वन इज अस्थमा कैन बी प्रिवेंटेड बाय। तो हम अस्थमा को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? प्रिवेंटिंग एक्सपोजर टू एलर्जन से, टेक द वैक्सीन अगेंस्ट अस्थमा, टेकिंग मेडिसिन रेगुलरली और नन ऑफ दी अबव। तो अस्थमा को हम प्रिवेंट कर सकते हैं मेनली यहाँ पर एलर्जन से, क्योंकि अस्थमा किससे होता है? जनरली एलर्जन से हो सकता है, पॉलन से हो सकता है, डस्ट से हो सकता है। तो यहाँ पर जो ब्रोंकाई है, इसमें क्या होगा? स्पाज्म देखने को मिलेगा। क्या होगा? स्पाज्म होगा, सिकुड़ेगी, तो सांस लेने में दिक्कत होगी। बीजिंग साउंड मेन साइन है इनका। अब यहाँ पर बात की जाती है कि प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं हम? तो एलर्जन से, जिस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है उससे दूर रहिए, तो आपको वो प्रॉब्लम अपने आप नहीं होगी। नेक्स्ट वन इज इन अ क्राइंग बेबी व्हेन शुड द कॉर्ड बी क्लेम्ड नॉर्मली। तो यदि बेबी क्या कर रहा है? अच्छा, कहते हैं जो हेल्दी बेबी की पहचान है वो क्या है? डिलीवर होने के तुरंत बाद रोना स्टार्ट कर देते हैं। तो यदि बेबी क्राई कर रहा है तो कॉर्ड को हम कितने टाइम में क्लैम्प करेंगे? 10 मिनट ऑफ डिलीवरी, 10 मिनट्स ऑफ डिलीवरी, इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी, और वंस द कॉर्ड पल्सेशन स्टॉप्स और डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा। तो क्राइंग बेबी अच्छे से यदि क्राई कर रहा है तो क्लैम्प को हमें कब क्लैम्प कब करनी है? कॉर्ड हमें जब पल्सेशन स्टॉप हो जाए तब। वंस द कॉर्ड पल्सेशन स्टॉप देन आफ्टर वी कैन क्लैम्प द कॉर्ड। नेक्स्ट वन इज ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम इज कॉज्ड बाय। ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम को हम ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम का कॉज क्या है? निसीरिया गोनेरिया, साइटोमेगालो वायरस, हर्पीज वायरस और ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। तो यहाँ पर ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम का जो पॉजिटिव एजेंट है वो क्या है? निसीरिया गोनोरिया। क्या है? निसीरिया गोनोरिया। ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम को हम कह सकते हैं कंजक्टिवाइटिस ऑफ द न्यूबॉर्न। एग्जाम में आ सकता है ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम का मतलब क्या है? कंजक्टिवाइटिस ऑफ द न्यूबॉर्न, जो कि आई इन्फेक्शन है, विद इन 30 डेज में डिलीवरी से लेके फर्स्ट 30 डेज में डेवलप हो सकता है। बर्थ कैनाल के थ्रू हो सकता है बच्चों को, जो कि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है गोनोरिया। निसीरिया गोनोरिया ही इसका मोस्ट कॉमन कॉज माना जाता है ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम के लिए। तो यहाँ पर बर्थ कैनाल से बेबी यदि वेजाइनल डिलीवरी के थ्रू हो रहा है तो ज़्यादा चांसेस रहेंगे निसीरिया गोनोरिया जो एजेंट है इसके थ्रू बेबी को ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम डेवलप होने के। नेक्स्ट वन इज क्लिनिकल साइन सीन इन टिटनेस इज।
क्लिनिकल साइन क्या है इसमें से? टिटनस का, कॉप्लेक स्पॉट्स, स्यूडोमेम्ब्रेन, ओपिस्थोटोनस और हाइड्रोफोबिया। तो हाइड्रोफोबिया तो रेबीज का क्लिनिकल साइन है, कॉप्लेक स्पॉट्स मीजल्स का साइन है। अब यहाँ पर बचते हैं दो, स्यूडोमेम्ब्रेन और ओपिस्थोटोनस। तो टिटनस में जनरली क्या अफेक्ट होगा? बोन्स अफेक्ट होंगी, मसल्स अफेक्ट होंगी। तो यहाँ पर टिटनस का जो क्लासिकल साइन है वो क्या है? वो ओपिस्थोटोनस। Opisthotonus is the severe hyperextension and spasticity in which an individual's head, neck and spinal column enter into complete bridging or arching position। एग्जाम में आपको यदि इमेज दिखाई दे कि ये किसके कारण हुई है, तो ये हुए टिटेनी के कारण। किसके कारण? टिटेनी के कारण, कैल्शियम की कमी के कारण। तो अब यहाँ पर यदि इस तरीके से आर्च बन जाती है टिटेनी के कारण, तो इसके लिए क्या टर्म हम यूज़ करेंगे? ओपिस्थोटोनस, जिसमें सीवियर हाइपर एक्सटेंशन हुआ है बॉडी का, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा स्पाज्म देखने को मिला है, जिसमें पर्सन का हेड, नेक और पूरी स्पाइनल कॉर्ड ने एक आर्च बना लिया है। क्या बना लिया है? आर्च बना लिया है, ब्रिज जैसे बना लिया है कि यहाँ से देखिए सीधा यहाँ तक, जो यहाँ पर टोए हैं, टोए से सीधा हेड तक पूरा एक बीच में जो ब्रिज जैसे दिख रहा है, क्या है? ओपिस्थोटोनस। नेक्स्ट वन इज प्रेजेंस व्हाट लेवल ऑफ यूरिन एल्ब्यूमिन टुगेदर विथ हाई ब्लड प्रेशर इज सफिशिएंट टू कैटेगराइज हर एज हैविंग प्री एक्लेम्सिया। तो यूरिन एल्ब्यूमिन का लेवल कितना होगा ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो लेडी है उसके लिए क्या है? प्री एक्लेम्सिया है, क्योंकि प्रोटीन यूरिया देखने को मिलता है जो प्री एक्लेम्सिया के पेशेंट होते हैं, तो एल्ब्यूमिन ही चेक किया जाएगा। तो यूरिन एल्ब्यूमिन का जो लेवल है हाई ब्लड प्रेशर के केस में, लेडी को प्री एक्लेम्सिया है, तो कैसे आप कैटेगराइज कर पाएंगे? +3, +4, +5 या फिर +2। तो कितना प्रेजेंस है जो यूरिन एल्ब्यूमिन माना जाएगा कि लेडी को प्री एक्लेम्सिया है, तो वो होगा +2। नेक्स्ट वन इज ड्रग यूज्ड टू ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंटिस इन न्यूबॉर्न। यदि न्यूबॉर्न बेबी में बिलिरुबिन लेवल का लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसको ट्रीट करने के लिए कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाएगी? फिनोबार्बिटॉन, डायजेपाम, बीटामेथासोन और कैल्शियम ग्लूकानेट। को ट्रीट करने के लिए जो मेडिसिन यूज़ की जाएगी वो होगी फिनोबार्बिटॉन। एग्जाम में क्वेश्चन आता है ड्रग ऑफ चॉइस जॉइंटिस को ट्रीट करने के लिए, तो क्या है? फिनोबार्बिटॉन। फिनोबार्बिटॉन क्या करेगी? इट एक्ट्स ऑन द लिवर एंड इंड्यूस ग्लूकोकोरिनल ट्रांसफरेज, जो कि एक एंजाइम है, और ये क्या करेगा? बिलिरुबिन को क्या करेगा? बिलिरुबिन को चेंज करेगा ऐसे फॉर्म में जो कि वायल के थ्रू बॉडी से रिमूव हो जाए। क्या करेगा? बिलिरुबिन का लेवल जो बढ़ा हुआ है उसको चेंज करने का काम करेगा ये एंजाइम, ग्लूकोकोरिनल ट्रांसफरेज एंजाइम, जो कि बाइल के थ्रू बॉडी से रिमूव हो जाए। यदि ड्रग ऑफ चॉइस पूछें तो वो क्या है? फिनोबार्बिटॉन। नेक्स्ट वन इज ड्यूरिंग इंट्यूबेशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सक्सिनाइल कोलिन कॉज ब्रेडिकार्डिया, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट यूज टू ट्रीट दिस आउटकम इफेक्ट। तो यहाँ पर सक्सिनाइल कोलिन दी जा रही है किसके लिए? इंट्यूबेशन के लिए। तो ब्रेडिकार्डिया डेवलप होता है यदि, तो ब्रेडिकार्डिया डेवलप होने के लिए कौन सी मेडिसिन है जिससे हम ब्रेडिकार्डिया को यहाँ पर ट्रीट कर पाएंगे? ऑप्शन में कैल्शियम ग्लूकानेट, एड्रेनालिन, लिडोकेन और एट्रोपिन। जो मेडिसिन यूज़ की जाएगी ब्रेडिकार्डिया के इफेक्ट को कम करने के लिए, ट्रीट करने के लिए, वो होगी एट्रोपिन। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, RH नेगेटिव मदर डिलीवर्ड अ बेबी विच अमंग द फॉलोइंग टेस्ट इज मोर लाइकली टू द ऑर्डर्ड फॉर द बेबी। क्वेश्चन ध्यान से देखिए कि मदर RH नेगेटिव है, क्या है? मदर RH नेगेटिव है, RH नेगेटिव मदर है, तो बेबी को डिलीवर किया है मदर ने, तो बेबी के लिए कौन सा टेस्ट किया जाएगा? यदि मदर पूछें तो अलग है और बेबी पूछें तो अलग है, तो बेबी के लिए पूछा है कौन सा टेस्ट किया जाएगा? ब्लड कल्चर, डायरेक्ट कॉम टेस्ट, इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट और एक्सरे। तो यदि RH नेगेटिव मदर है, बेबी को डिलीवर किया है, तो जो टेस्ट बेबी के लिए करवाएंगे वो होगा डायरेक्ट कॉम टेस्ट। कौन सा होगा? डायरेक्ट कॉम टेस्ट। यदि यहाँ पर इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट कहते तो मदर के लिए परफॉर्म किया जाता, इसके लिए मदर के लिए किया जाता, लेकिन यदि डायरेक्ट कॉम टेस्ट की बात हो रही है यहाँ पर, एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन टेस्ट इसको हम कहते हैं, कॉम टेस्ट, तो किसके लिए है? बेबी के लिए। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टिपिकल मेन सिम्टम ऑफ माल रोटेशन। तो माल रोटेशन का एक टिपिकल सिम्टम कौन सा है?
एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ब्लडी स्टूल और विलियस वॉमिटिंग। तो माल रोटेशन का मतलब है जिस जगह जो बॉडी का पार्ट होना चाहिए, इंटेस्टाइन्स होनी चाहिए, वो उस जगह ना होकर कहीं और होंगी तो पूरी बॉडी के फंक्शन ही डिस्टर्ब होंगे। जो टिपिकल सिम्टम होगा वो होगा विलियस वॉमिटिंग। कैसी होगी? विलियस वॉमिटिंग। ये देखिए माल रोटेशन में जो नॉर्मल पिक्चर यहाँ पर फर्स्ट पिक्चर दिखा रही है इंटेस्टाइन की प्रॉपर पोजीशन, लेकिन जो सेकंड पिक्चर है माल रोटेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। माल रोटेशन एक बर्थ डिफेक्ट है जिसमें आपकी इंटेस्टाइन जो कि प्रॉपरली और कम्प्लीटली रोटेट नहीं हो पाती हैं अपनी नॉर्मल पोजीशन में। और ये कब होगा? डेवलपमेंटल लाइफ में, ऐसा नहीं कि बाद में होगा। तो यहाँ पर जनरली और ये अर्ली प्रेगनेंसी में अराउंड 10th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में जब डेवलपमेंट होता है इंटेस्टाइन का, उसी टाइम पर ये डेवलप हो जाती हैं। तो यहाँ पर माल रोटेशन का जो फर्स्ट और मेन साइन है वो क्या है? विलियस वॉमिटिंग। नेक्स्ट वन इज, और यदि इमेज आपको इस तरीके से दी जाए कि ये क्या है तो यह है माल रोटेशन। नेक्स्ट वन इज, हु आर द बेनिफिशियर्स ऑफ मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना। तो मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना के बेनिफिशियर दैट मीन्स लाभार्थी कौन है? वुमेन विथ मेंटल इशू, मेनोपॉजल वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेन अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स, वुमेन विद द इनएबिलिटी टू बियर अ चिल्ड्रन। तो मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना, प्रसूति का मतलब होता है प्रेगनेंसी। क्या होगा? प्रेगनेंसी। तो प्रसूति सहायता योजना, मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना की जो लाभार्थी हैं ऐसी प्रेग्नेंट वुमेन जिनकी एज 18 साल से ज़्यादा हो। तो यहाँ पर जो 2022 के तहत जो यहाँ पर मध्य प्रदेश की योजना है एक्चुअल में, यहाँ पर प्रेग्नेंट वुमेन जिनकी एज 18 साल से ज़्यादा हो उनके लिए ये जो योजना लाई गई थी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री प्रसूति सहायता योजना। तो यहाँ पर प्रथम और द्वितीय किस्त के रूप में 3-3 हज़ार रुपये है जो दिए जाते हैं, टोटल 3 हज़ार रुपये दिए जाते हैं। तो यहाँ पर प्रथम और द्वितीय किस्त के रूप में 3 हज़ार रुपये का भुगतान किया जाएगा और जो शेष बचे हुए 1 हज़ार रुपये रहेंगे जो श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना के तहत वुमेन को दिए जाएंगे। नेक्स्ट वन इज, प्राइमरी कॉम्प्लेक्स इन अ चेस्ट एक्स-रे इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। प्राइमरी कॉम्प्लेक्स और गॉन फोकाई दोनों एक ही टर्म है, किसमें देखने को मिलेंगे? चेस्ट एक्स-रे करवाएंगे तो निमोनिया में, एम्पायमा में, ब्रोंकियोलाइटिस में या फिर ट्यूबरक्लोसिस में। तो प्राइमरी कॉम्प्लेक्स और गॉन्स फोकाई किसमें देखने को मिलते हैं? ये देखने को मिलते हैं ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट का जब चेस्ट एक्सरे किया जाता है तो ग्रेन्युलोमा टाइप से, कॉम्प्लेक्स टाइप से दिखाई देगा। तो इसके लिए क्या कहा गया? गॉन्स फोकाई और प्राइमरी कॉम्प्लेक्स टिपिकली इन द मिडिल और लोअर जोन्स ऑफ द लंग्स। जो लोअर जोन्स रहेगा लंग्स का या फिर मिडिल लंग्स में यहाँ पर ये देखने को मिलेंगे। और ये जनरली या तो प्लूरल इफ्यूजन के कारण भी हो सकते हैं या फिर इनका मेन रीजन होगा, मेन किस डिसीज़ में देखने को मिलेंगे। तो आपको एग्जाम में या तो गॉन्स फोकाई देखने को मिलेगा और प्राइमरी कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट वन इज, सीरोलॉजिकल एंड विच टेस्ट कॉमनली आर यूज्ड इन डायग्नोसिस ऑफ रेबीज। तो रेबीज है जो टेस्ट है यहाँ पर कौन से टेस्ट से है जो प्रॉपर तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं। सीरोलॉजिकल और कौन सा टेस्ट किया जाएगा? हेमेटोक्रेट, इन्यूलिन क्लियरेंस, ऑस्कल्टेशन और मॉलिकुलर टेस्ट। ये क्वेश्चन MP-NHM में आया था। तो सीरोलॉजिकल और जो यहाँ पर मॉलिकुलर टेस्ट है दोनों रेबीज को डायग्नोस करने में किए जाते हैं। डायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट भी हम जिसको कह सकते हैं कि रेबीज वायरस के जो एंटीजन है आपके ब्रेन टिश्यू में प्रेजेंट तो नहीं है, उसके लिए टेस्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। तो इनमें से नेशनल हेल्थ प्रोग्राम कौन से नहीं हैं? नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट, नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डीफनेस। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा जो यहाँ पर अब ऑप्शन A, B, C, D दिए हैं कि A बस है कि B है या नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है नॉट अ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा नन ऑफ दी अबव, क्योंकि ये सभी क्या है? नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है। यहाँ पर जो नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट है तो ये 1975 में लॉन्च किया गया था। फिर दूसरा है नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डीफनेस,
तो 2006 से 2007 में एज अ पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसको लाया गया था। फिर आता है नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम, जो कि 2007 टू 2008 के बीच में जो 11th 5 ईयर प्लान था, 11वीं पंचवर्षीय योजना थी, उसके तहत लाया गया था। और हम हर साल नेशनल टोबैको डे कब मनाते हैं? 31 मई को। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2014 to ensure immunization for children up to 2 years of age and the pregnant women। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2014 में एक प्रोग्राम लाया था। तो यहाँ पर उस प्रोग्राम का नाम क्या है? जो कि 2014 को लॉन्च की गई थी एंड यहाँ पर जो कि 2 साल के बच्चों प्रेग्नेंट लेडीज तक के लिए थी, तो वो कौन सी थी? मिशन इंद्रधनुष। क्या थी? मिशन इंद्रधनुष, जो कि 25 दिसंबर 2014 को लॉन्च की गई थी। देन आफ्टर यहाँ पर इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम भी आया था 8 अक्टूबर 2017 को, इसके लिए मोदी जी ने लॉन्च किया था। फिर 2.0 आया था, जो कि JP नड्डा ने यहाँ पर इसको लॉन्च किया था। जो 2.0 था और मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम के यदि यहाँ पर आपको सभी के गोल्स पूछे जाते हैं, तो ये 2030 तक के लिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव करना है हमें प्रिवेंटेबल डिसीज़ को लेके, चाइल्ड डेथ को लेके, तो वो यहाँ पर किसके तहत है? मिशन इंद्रधनुष। मैंने आपको मिशन इंद्रधनुष कब लॉन्च हुआ, तो यहाँ पर लॉन्चिंग डेट याद रखना है 25 दिसंबर 2014। 2 साल तक की एज ग्रुप के बच्चे और प्रेग्नेंट वुमेन यहाँ पर कवर किए गए हैं। फिर इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम आया, इसी को है जो मॉडिफाई करके लाया गया, तो 8 अक्टूबर 2017 को। फिर यहाँ पर 2.0 डॉक्टर हर्षवर्धन ने इंट्रोड्यूस किया था मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम का 2.0। तो यहाँ पर भी कवरेज क्या रखी गई थी? जो 2 साल तक के बच्चे और प्रेग्नेंट वुमेन। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैक्सीनेशन वॉज फर्स्ट परफॉर्म्ड बाय। तो वैक्सीनेशन है जो पहली बार कब परफॉर्म किया गया? लुईस पास्चर के थ्रू, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, मैडम क्यूरी और एडवर्ड जेनर। तो फर्स्ट जो वैक्सीनेशन है, फर्स्ट टाइम वैक्सीनेशन कब किसके थ्रू करवाया गया? एडवर्ड जेनर। किसके थ्रू? एडवर्ड जेनर। फर्स्ट वैक्सीन की खोज भी किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने, जो कि स्मॉल पॉक्स के लिए 1798 में बनी थी। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पहली वैक्सीन कौन सी? वो थी स्मॉल पॉक्स और खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। ओरल पोलियो वैक्सीन की डिस्कवरी किसने की थी? डॉक्टर अल्बर्ट सेविन ने। नेक्स्ट वन इज इन मिशन इंद्रधनुष ऑल वैक्सीन आर कवर्ड एक्सेप्ट। मिशन इंद्रधनुष में सभी वैक्सीन कवर्ड हैं किसी एक को छोड़कर। डिप्थीरिया, बूफिंग कफ, TB एंड PCV, दैट मीन्स न्यूमोकोकल वैक्सीन। तो यहाँ पर मिशन इंद्रधनुष में पहले जो इंक्लूडेड वैक्सीन थी वो थी यहाँ पर जो कि इम्यूनाइजेशन नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में इंक्लूडेड है, लेकिन जो नहीं इंक्लूडेड है वो कौन सी थी? PCV, न्यूमोकोकल वैक्सीन। अब हम यहाँ पर बात करते हैं मिशन इंद्रधनुष का जो एम था कि 2 साल के एज ग्रुप के बच्चे, प्रेग्नेंट वुमेन। तो यहाँ पर पहले थी जो 7 प्रिवेंटेबल डिसीज़ हैं, वैक्सीन से प्रिवेंट करने वाली। मिशन इंद्रधनुष में रेनबो में टोटल 7 कलर होते हैं इंद्रधनुष में, तो वही यहाँ पर 7 डिसीज़ रखी गई थी। डिप्थीरिया, बूफिंग कफ, टिटनस दैट मीन्स DPT, पोलियोमाइलाइटिस, TB, मीजल्स, मेनिंजाइटिस एंड हेपेटाइटिस B। फिर यहाँ पर 4 वैक्सीन को और ऐड किया गया। पहले 7 थी, जो टोटल पहले 7 रखी गई थी जो मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम बस था। फिर जैसे जैसे प्रोग्राम मॉडिफाई होते गया वैसे वैसे यहाँ पर वैक्सीन्स को भी ऐड किया गया। तो 7 के बाद यहाँ पर जो 4 वैक्सीन और ऐड की गई वो थी रोटा वायरस फॉर प्रिवेंशन ऑफ डायरिया, मीजल्स एंड रोबेला एंड जैपनीज इंसेफ्लाइटिस एंड IPV यहाँ पर ऐड की गई। तो आफ्टर दैट 4 वैक्सीन और ऐड की गई। तो यहाँ पर टोटल जो अब यदि पूछते हैं तो पहले तो 7 थी, बट लेकिन नाउ डेज जब चेंज हुए मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम में तो टोटल 11 वैक्सीन है जो यहाँ पर इंक्लूडेड हैं। नेक्स्ट इज द वैक्सीन्स एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल आर स्टोर्ड इन। तो PHC लेवल पर वैक्सीन किस में स्टोर की जाती हैं? आइसलैंड रेफ्रिजरेटर में, जिसको हम ILR भी कहते हैं, डीप फ्रीजर, वॉक इन कोल्ड रूम और कोल्ड बॉक्सेस। तो जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल पर वैक्सीन को स्टोर किया जाता है आइसलैंड रेफ्रिजरेटर में। अब यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और जो सेकंड चैनल है उस पर भी मैं आपको एक छोटे से टॉपिक के तौर पर ये चीज़ बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर दूँगी। बट फिर भी जो PHC लेवल यदि एग्ज़ाम में आता है कि PHC लेवल में वैक्सीन किस में स्टोर की जाती है, तो आइसलैंड रेफ्रिजरेटर में
टेम्परेचर होता है इसका 2 से 8 डिग्री सेल्सियस। दूसरा आता है डीप फ्रीजर। तो डीप फ्रीजर का टेम्परेचर होता है -15 टू 25 डिग्री सेल्सियस, जिसमें ओरल पोलियो वैक्सीन जिसका टेम्परेचर यहाँ पर है कितना -20 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर की जाती है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डीप फ्रीजर यूज़ किए जाते हैं। यदि WIC पूछें, क्या है WIC पूछें, तो इसमें 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर जो गवर्नमेंट की मेडिकल शॉप होती हैं वहाँ यूज़ किया जाता है। कोल्ड वैक्स और वैक्सीन कैरियर जनरली सब सेंटर है, यदि वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट करना है और सब सेंटर है वहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन है द लास्ट केस ऑफ स्मॉल पॉक्स वाज रिपोर्टेड इन द वर्ल्ड इन। तो पूरे विश्व में स्मॉल पॉक्स का लास्ट केस कहाँ डिटेक्ट हुआ था, सॉरी कब डिटेक्ट हुआ था? 1977 में, 1978 में, 1979 में और 1982 में। तो मैं यहाँ पर आपको हिंट कर दूं कि इंडिया में तो लास्ट केस रिपोर्ट हुआ था स्मॉल पॉक्स का 1975 में। अब जो लास्ट केस है यहाँ पर वो हुआ था सोमालिया में। अब आपको ईयर बताना है कि सोमालिया में लास्ट केस स्मॉल पॉक्स का पूरे विश्व में से सोमालिया देश में जो डिटेक्ट हुआ था तो वो कब हुआ था? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। नेक्स्ट क्लास होगी उसमें इसका आंसर आपको दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय, हैव अ गुड। क्वेश्चन है वो ये रहा, अकॉर्डिंग टू द वुंड केयर एंड ड्रेसिंग थ्योरी व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द प्रोसीजर फॉर द केयर ऑफ एन एब्रेशन वुंड। तो वुंड केयर एंड ड्रेसिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, वुंड केयर एंड ड्रेसिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग है जो पहला स्टेप क्या होगा जब किसी को एब्रेशन है, जो छिली हुई स्किन हो तो केयर कर रहे हैं तब, रिमूव एनी ग्रिट ऑन अदर फॉरेन मैटर, मेक द विक्टिम ऑन वॉलंटियर टू सिट ऑन लाई डाउन, वॉश द हैंड्स, नोटिस द टाइप ऑफ वुंड एंड आइडेंटिफाई द एब्रेशन। तो आपकी वुंड केयर एंड ड्रेसिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग सबसे पहला स्टेप क्या होगा? इन ऑप्शंस में से आपको बताना है। यदि आपके पास कोई पेशेंट आता है, एब्रेशन वाला पेशेंट है, तो आप उसकी जो वुंड है, घाव है, उसकी केयर कैसे करेंगे? कि कोई भी चीज़ यदि फॉरेन मटेरियल चिपका हुआ है उसको बाहर निकालेंगे, कि वहाँ पर आप उसको बैठने के लिए कहेंगे, लेटने के लिए कहेंगे, कि सबसे पहले हाथ धो लेंगे, कि किस तरीके का वुंड है या फिर एब्रेशन है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो एज अ वुंड केयर एंड ड्रेसिंग थ्योरी के हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी हाथों को धुलना, क्योंकि हो सकता है आपके हाथों में जर्म्स हो और जाके जिसको घाव लगा हुआ हो उसको एंटर कर जाए उस दौरान और वो इन्फेक्टेड हो जाए। तो इस इन्फेक्शन को, क्रॉस कंटामिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी क्या? वॉश द हैंड, जाके अच्छे से अपने हाथों को धुलिए। देन आफ्टर आप उस पेशेंट की केयर कीजिए, क्योंकि यदि उसके जो ऑलरेडी ब्लड है वहाँ पे एब्रेशन का केस है तो स्किन थोड़ी छिली कटी सी हुई है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने हाथों को धुलना है ताकि जो भी आपके हाथों में माइक्रोब चिपके हुए हैं उनको अलग किया जा सके। देन आफ्टर आप उस पेशेंट की केयर कर सकें। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डिफाइंड हेल्थ एज अ। तो WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ क्या है, स्वास्थ्य क्या है? मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग ओनली, सोशल वेलबींग ओनली, फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग या फिर फिजिकल वेलबींग ओनली। तो WHO के अकॉर्डिंग है जो हेल्थ क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग हेल्थ क्या है? फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मेयरली एन एब्सेंस ऑफ डिसीज। ये WHO ने डेफिनेशन दी है हेल्थ की। क्या है? WHO ने हेल्थ की डेफिनेशन क्या कहा गया है कि हेल्थ इज़ अ फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मेयरली एन एब्सेंस ऑफ डिसीज। तो यहाँ पर भी वही आपका पॉइंट है जो अप्लाई होगा कि हेल्थ क्या है? फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग। आपको हेल्थ के डायमेंशन डिटर्मिनेंट्स हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि आते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स आर ऑल्सो नोन एज एनर्जी गिविंग फूड्स। तो इनमें से कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो एनर्जी गिविंग फूड्स कहलाएंगे? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, मिनरल्स या फिर विटामिन्स। किसके लिए आप एनर्जी गिविंग फूड कह सकते हैं? तो यहाँ पर आपको, अब इसमें से बहुत सारे एग्जाम क्वेश्चन में आते हैं। विटामिन्स, तो विटामिन्स दिए हैं तो विटामिन से आपको वाटर सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल विटामिन्स पूछे जा सकते हैं। अब उन विटामिन से होने वाली डेफिशिएंसी या फिर वो डेफिशिएंसी क्या साइंस सिम्टम्स शो करेंगी वो आपको पूछा जा सकता है। विटामिन दो तरीके के होते हैं, पानी में घुलनशील और वसा में घुलनशील। तो जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो होते हैं 4, विटामिन A, D, E एंड K।
और जो पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं दैट मीन्स वाटर सॉल्युबल विटामिन, विटामिन सी जिसको कहा जाता है एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन बी कैटेगरी के जितने भी विटामिन B1 से B12 तक वो सब आपके किस में आएंगे, पानी में घुलनशील विटामिन की बी कॉम्प्लेक्स कैटेगरी में। अब बात की जाती है मिनरल्स की, मतलब कि खनिज तत्व। तो हमारे शरीर के लिए मिनरल्स हैं जो छोटी छोटी सेल्स के लिए ज़रूरी है। ऐसा मान लीजिए जिंक है तो आपकी बॉडी में जिंक का क्या रोल है, जो म्यूकोसल लेयर है उसके लिए ज़रूरी है। आयरन है तो आपके ब्लड के लिए ज़रूरी है। आयोडीन जो कि आपकी थायराइड ग्लैंड के लिए ज़रूरी है। तो इस तरीके से मिनरल्स से आपको एक क्वेश्चन से एग्जाम में आ सकते हैं। अब आता है आपका प्रोटीन। तो प्रोटीन को कहा जाता है बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड का मतलब है कि जो आपकी मसल्स हैं उसको किसकी ज़रूरत होती है, प्रोटीन्स की। फिर यहाँ पे आपको प्रोटीन से जो एग्जाम में पूछा जा सकते हैं एक अमीनो एसिड, इसकी जो सबसे यूनिट है फिर ब्रेकिंग डाउन होगा तो किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो होगा अमीनो एसिड में। अब यदि कार्बोहाइड्रेट की बात करें और फैट की, तो यहाँ पर कैलोरीज क्या है, 1 ग्राम फैट से कितनी कैलोरीज मिलती है, या फिर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों 4-4 कैलोरीज देते हैं। तो यहाँ पे देखिए कहा गया है कि एनर्जी गिविंग फूड, तो वो होगा यहाँ पे आपका कार्बोहाइड्रेट और फैट। अब यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं एंड प्रोटीन्स ये क्या देते हैं, 4 किलो कैलोरी पर ग्राम, 1 ग्राम में 4 किलो कैलोरी। और फैट से यही मिलता है कितना, 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। तो यहाँ पर यदि फैट और कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा एनर्जी किससे मिल गई, 4 + 9 = कितने हो गए, 13। तो यहाँ पर जो एनर्जी गिविंग फूड्स हो गए वो क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट और फैट। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, Which of the following scheme has been launched by the government of India to make India an open defecation free nation? तो यहाँ पर भारत सरकार ने एक स्कीम को लॉन्च किया था जिसमें खुले में शौच के लिए रोकने के लिए, खुले में जो शौच करने लोग जाते हैं उसके लिए प्रोग्राम लाया गया था, स्कीम लाई गई थी। क्या थी, स्वच्छ भारत मिशन, भारत की स्वच्छता भारत की सुंदरता योजना, सेफ डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा मिशन, या फिर ओपन डेफिकेशन फ्री मिशन। तो यहाँ पर जो ODF क्या है, ODF है जो मिशन आया था, किसके लिए आया था, तो जो ODF मिशन आया था क्या है, ODF मिशन आया था, ये लाया गया था कि जो टॉयलेट फैसिलिटीज़ हैं गांव-गांव हर घर में बनवाई जाना है। तो यहाँ पर इस मिशन के लिए क्या कहा गया था, स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन है जो नो विजिबल फीसेस फाउंड इन द एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर इसकी जो एक लोगो रखा गया था ODF का कि खुले में कोई भी फीकल मटेरियल है जो फाउंड आउट नहीं होना है। अब इस स्कीम को नाम दिया गया था स्वच्छ भारत मिशन। हम बात करें तो इस बार सबसे 2023 का जो सर्वे हुआ है, MP का इंदौर और गुजरात का जो सूरत शहर है, इन दोनों को कंबाइंड में अवार्ड दिया गया है सबसे स्वच्छ और क्लीन सिटी होने का। याद रखना है इंदौर और सूरत। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच फूड इज और आर, यहाँ पर इज और आर है, कंसिडर्ड टू द बेस्ट एंड कंप्लीट फूड फॉर स्मॉल चिल्ड्रन। तो जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए किस फूड के लिए कहा गया है कि वो कंप्लीट है, एग, मीट, पल्सेस, मिल्क या फिर फ्रूट्स। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए किससे पूरा संपूर्ण आहार मिल सकता है, एग और मीट से, दालों से, दूध से कि फल फूल से। तो फल फूल से तो उतना प्रॉपर नहीं मिलेगा, बच्चे दालें पीने नहीं लगते स्पेशली छोटे बच्चे। तो यहाँ पर उनके लिए सबसे बेस्ट और कंप्लीट फूड का काम करेगा ओनली दूध, क्या है, मिल्क। मिल्क से उनको हर एक चीज़ है जो अवेलेबल हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंश्योर सेफ ड्रिंकिंग वाटर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड थ्रू फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन, FHTC। तो यहाँ पर एक स्कीम लाई गई थी कि जो भी रूरल हाउस होल्ड है, मतलब जो भी गांव साइड जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर पीने के पानी के लिए, सेफ ड्रिंकिंग वाटर के लिए सप्लाई की जाएगी। क्या था, फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन, किसके थ्रू,
फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन के द्वारा। तो वो स्कीम कौन सी थी जिसके द्वारा फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन किया गया? जल जीवन मिशन, जल जीवन हरियाली मिशन, स्वच्छ जल खुशी के 2 पल, स्वच्छ ग्राम पेयजल योजना। यहाँ पर जो योजना थी वो कौन सी थी? वो थी जल जीवन मिशन। क्या थी? जल जीवन मिशन है जो यहाँ पे स्कीम लाई गई थी। और इस जल जीवन मिशन के तहत क्या है? जल जीवन मिशन के तहत, और एक जो आपको एक ऑफिशियल वेबसाइट भी मिल जाएगी, उस पर अभी तक कहाँ कितने कनेक्शन हो चुके हैं वो सब चीज़ें मिल जाएंगी। तो यहाँ पर जल जीवन मिशन का जो ejalshakti.com पर जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, तो यहाँ पर जल जीवन मिशन के बारे में आपको पूरी है जो डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। और ये स्कीम कौन लेके आया था? डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। तो जल जीवन मिशन जिसमें कहा गया था कि जो 55 लीटर पानी पर पर्सन पर डे एवरी रूरल हाउस होल्ड में, यहाँ पे देखिए इसमें आपको एग्जाम में आ सकता है कि जल जीवन मिशन के तहत 55 लीटर्स जो वाटर है, क्या है? 55 लीटर पानी पर डे पर पर्सन के लिए, पर डे पर पर्सन के लिए जो FHTC है, क्या है? फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन है, इसके तहत यहाँ पे उनको दिया जाएगा 55 लीटर वाटर पर पर्सन पर डे टू एवरी रूरल हाउस होल्ड थ्रू द टैप कनेक्शन। जो हाउस होल्ड टैप कनेक्शन है उसके द्वारा ये आपको एग्जाम में आ सकती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सेपरेशन बिगन्स एट द सेंटर of the placenta and slide down the birth canal like a folded umbrella. This method of placental separation referred as। तो जब भी प्लेसेंटा सेंटर पार्ट से क्या हो जाए? सेपरेट होना स्टार्ट हो जाए, वो नीचे की तरफ जैसे अम्ब्रेला, फोल्डेड अम्ब्रेला होता है, उस तरीके से बर्थ कैनाल के यहाँ पे फोल्डेड अम्ब्रेला के जैसे आ जाए, तो वो प्लेसेंटल सेपरेशन की कौन सी मेथड है? ब्रेंड एंड्रयू मैकेनिज्म, सल्ट मैकेनिज्म, डनकन मैकेनिज्म या फ्रिटगेंस मैन्यूवर। ये आपको चारों में से कुछ ना कुछ एग्जाम में आते हैं, या तो एंड्रयू मैकेनिज्म पूछी जा सकती है, स्लट पूछी जा सकती है, डनकन या फिर फ्रिटगेंस मैन्यूवर। लेकिन यहाँ पर जब भी प्लेसेंटा सेंटर पार्ट से डिटैच होता है, मतलब सेपरेट होगा, तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा स्लट्स मैकेनिज्म। ये देखिए स्लट्स में क्या होगा कि प्लेसेंटा सेंट्रल पार्ट से अटैच होगा, जो फोल्डेड अम्ब्रेला है उससे है जो क्या होगा? बाहर आएगा। लेकिन जो दूसरा फॉर्म होता है मैथ्यू और डनकन सेपरेशन, इसमें प्लेसेंटा साइड से आएगा, साइड से आएगा तो बीच में क्लॉट फॉर्मेशन हो सकता है, और इस क्लॉट के कारण बाद में ब्लीडिंग भी है, जो सीवियर ब्लीडिंग हो सकती है। तो यहाँ पर जो दोनों मेथड में क्या डिफरेंस है? सेंट्रल में मतलब सेंटर पार्ट से प्लेसेंटा डिटैच होकर सेपरेट होगा, और जो मैथ्यू डनकन मैकेनिज्म या फिर डनकन मैकेनिज्म है, इसमें मार्जिनल या फिर दोनों साइड से बीच का जो सेक्शन है वहाँ पे एक गैप बच जाएगा, और उस गैप के कारण वहाँ पे क्लॉट का फॉर्मेशन हो सकता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, ऑप्शन में आपको एनाफ्लीज, क्यूलेक्स, एडीज या फिर टेस्टिफ्लाई कौन से हैं जिनको नॉनसेंस मॉस्क्यूटो के नाम से भी जाना जाता है? नॉनसेंस मतलब कि एक तरीके का साउंड करने वाले मच्छर। क्या है? एक तरीके के साउंड करने वाले मच्छर। तो वो कौन से होंगे यहाँ पर? तो एनाफ्लीज, एनाफ्लीज रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है? फीमेल, इसके लिए मलेरिया के लिए। क्यूलेक्स, एडीज, टेस्टिफ्लाई, क्यूलेक्स एडीज के लिए कहा जाता है टाइगर मॉस्क्यूटो। क्यों? क्योंकि इसकी जो बॉडी होती है एडीज मॉस्क्यूटो में, इस पर कैसे होते हैं? जैसे टाइगर के ऊपर जो धारियां होती हैं उस तरीके की। क्यूलेक्स को कहा जाता है क्या? नॉनसेंस मॉस्क्यूटो। क्यों? क्योंकि ये जब आपके कानों में भिनभिनाएगा तो एक तरीके का साउंड भी करेगा। साउंड प्रोड्यूस करने के, साउंड ऐसा नहीं कि आवाज़ें आई, आवाज़ का मतलब भिनभिनाना, जो मधुमक्खी टाइप से भिनभिनाएगा आपके कान, गुन गुन गुन, इस तरीके से। वो कौन साउंड करता है? क्यूलेक्स। इसीलिए इस मच्छर को क्या कहा जाता है? नॉनसेंस मॉस्क्यूटो। और ये पनपता कहाँ पर है? गंदे पानी में, ये भी याद रखें। जैसे एडीज का मच्छर है जो डेंगू वाला मच्छर है,
ये क्लीन वाटर में होगी, इसकी जो ब्रीडिंग होगी मॉस्क्यूटो की कहाँ पर होती है, क्लीन वाटर में होगी। अब यहाँ पर आपको याद रखना है, वो जो डेंगू का मच्छर जनरली दिन में काटता है, कब काटता है, दिन में। डे जो बाइट है इसका क्या है, डे टाइम बाइटिंग है, ये भी आप याद रखें। क्यूलेक्स को क्या कहा जाता है, नॉनसेंस मॉस्क्यूटो, जो कि डर्टी वाटर में मतलब गंदे पानी में इसकी ब्रीडिंग होगी, मच्छर वहीं पनपेंगे। एडीज जिसको हम टाइगर मॉस्क्यूटो के नाम से भी जानते हैं, और क्लीन वाटर में इसकी ब्रीडिंग होगी, मच्छर पनपेंगे। अभी जो जून चल रहा है, इस जून के महीने को हम क्या कहते हैं, एंटी मलेरिया मंथ है, भी याद रखना है आपको। एंटी मलेरिया मंथ है जो कौन सा है, जून का महीना। कौन सा, जून का महीना। क्योंकि इस टाइम पे जून में होता क्या है, जैसे नॉर्थ स्टेट में भी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, लेकिन बीच में बूंदाबांदी भी हो जाती है, तो इसके कारण मच्छरों का पनपना कॉमन सी बात है। एंड ऑफ जून तक है जो बरसात स्टार्ट हो जाती, मानसून आ जाता है, तो इस कारण से मच्छरों की जो आबादी है वो भी बहुत फास्ट तरीके से बढ़ती है। तो यहाँ पर एंटी मलेरिया मंथ पूछा तो वो क्या है, जून। ये देखिए यहाँ पर ये आपको क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो दिख रहा है, और ये टाइगर मॉस्क्यूटो। टाइगर मॉस्क्यूटो इसको हम क्या कह सकते हैं, एडीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होने वाला मच्छर, एडीज एगेप्टी और टाइगर मॉस्क्यूटो। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जिंक फॉस्फाइड इज, जिंक फॉस्फाइड क्या है, रोडेंटिसाइड, इंसेक्टिसाइड, लार्विसाइड या फिर ऑल ऑफ दी अबव। इंसेक्टिसाइड का मतलब इंसेक्ट को मारने वाला, जैसे आपके यहाँ पे हिट वगैरह हो गए। लार्विसाइड मतलब किसी भी मच्छर के लार्वा को मारने के लिए यूज़फुल किया जाने वाला स्प्रे। रोडेंटिसाइड का मतलब होगा चूहों को मारने वाली दवाएं। अब यहाँ पर जिंक फॉस्फाइड यूज़ किया जाता है ना तो इंसेक्टिसाइड में ना लार्विसाइड में, यहाँ पे यूज़ किया जाए किसमें, रोडेंटिसाइड में। चूहों को मारने के लिए रोडेंटिसाइड को क्या किया जाएगा, यूज़ किया जाएगा। साइड का मतलब मारना, रोडेंट का मतलब यहाँ पे चूहे। चूहों को मारने की जो दवा होती है उसमें क्या होता है, जिंक फॉस्फाइड। याद रखना है आपको ये चीज़ एग्जाम में पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ब्रेन डैमेज कॉज्ड बाय accumulation of abnormal level of toxic bilirubin in the brain is known as। तो जो ब्रेन डैमेज होगा बिलिरुबिन का लेवल हाई होने के कारण होगा, तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे हम। यदि बिलिरुबिन का लेवल बढ़ता है तो उसको क्या कहते हैं, जॉइंडिस। लेकिन जब ये ब्रेन को डैमेज करेगा, ऑक्यूमुलेट होगा, तब आप क्या कहेंगे इसको, जॉइंडिस, कर्निक-टेरस, सेफेलोहेमेटोमा या फिर सिरोसिस ऑफ लीवर। तो यहाँ पर बिलिरुबिन का लेवल जनरली बच्चों में बढ़ जाता है, जो कि बच्चों में जॉइंडिस होने के चांसेस रहते हैं, फिजियोलॉजिकल जॉइंडिस होता है वो होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन वो अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन यहाँ पर यदि ब्रेन डैमेज हो रहा है, किसके कारण, बिलिरुबिन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई होके ऑक्यूमुलेट होना स्टार्ट हुआ, मतलब इकट्ठा होना स्टार्ट हुआ, वो कंडीशन कहलाती है क्या, कर्निक-टेरस। क्या कहलाएगी, कर्निक-टेरस। सेफेलोहेमेटोमा, सेफेलिक का मतलब होता है हेड, हीमबर्ड जुड़ गया मतलब ब्लड। तो यहाँ पर सेफेलोहेमेटोमा का मतलब क्या होगा कि बेबी का जो स्कैल्प है और स्कल है, इसके बीच में क्या, स्कैल्प और स्कल के बीच में ब्लड का ऑक्यूमुलेट होना, कलेक्ट होना, वो कहलाएगा सेफेलोहेमेटोमा। जनरली जो स्मॉल ब्लड वेसल्स रहेंगी ड्यूरिंग द डिलीवरी के टाइम पे क्या हो जाती हैं, रप्चर हो जाती हैं, और यही एक रीजन होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पेनलेस ब्लीडिंग आफ्टर 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी इज एसोसिएटेड विथ। ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन पेपर में भी था, आपको 2-3 दिन पहले सॉल्व करवाया था कि पेनलेस ब्लीडिंग किस केस में देखने को मिलेगी, मतलब दर्द नहीं होगा लेकिन वेजाइनल ब्लीडिंग होगी, और ये 28 वीक की प्रेगनेंसी के बाद हो रही है। तो ये क्या है, मोलार प्रेगनेंसी है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, प्लेसेंटा प्रीविया है या फिर हाइडेटिफॉर्म मोल है। क्या है, पेनलेस ब्लीडिंग मतलब दर्द रहित, दर्द नहीं हो रहा है और ब्लीडिंग हो रही 28 हफ्तों की प्रेगनेंसी के बाद, तो ये कहलाएगा क्या, प्लेसेंटा प्रीविया, समय के पहले, बिफोर टाइम, मतलब जो डिलीवरी का टाइम नहीं आया है उसके पहले ही प्लेसेंटा क्या आ रहा है, लोअर लाइंग आ रहा है, ये कहलाएगा क्या, प्लेसेंटा प्रीविया। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब क्या होगा कि जो फर्टिलाइजेशन हुआ है वो कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में,
लेकिन जो इम्प्लांटेशन होता है वो यूट्रस में होता है, वो यूट्रस में ना होकर फैलोपियन ट्यूब में ही हो जाए। फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांटेशन होना। और जो कॉमन एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती हैं ये फैलोपियन ट्यूब में ही होती हैं। कहाँ पे होती हैं? फैलोपियन ट्यूब में। इसीलिए इसको ट्यूबल प्रेगनेंसी में भी कंसीडर किया जाता है। और जितनी कंडीशन यहाँ पे बताई गई हैं ये सभी क्या हैं? हाई रिस्क प्रेगनेंसी हैं। क्या है? हाई रिस्क प्रेगनेंसी हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा प्लेसेंटा प्रीविया। पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलती है तो ये किस में देखने को मिलेगा? प्लेसेंटा प्रीविया में। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन है विच इज़ द बेस्ट टेस्ट टू डिटेक्ट आयरन डेफिशिएंसी इन अ क्लाइंट। यदि आपके मरीज में आयरन की कमी होती है तो किस टेस्ट से पता चलेगा कि आपके मरीज के शरीर में आयरन की कमी है? फेरस सल्फेट से, सीरम फेरेटिन, या फिर सीरम आयरन, या फिर हीमोग्लोबिन से? किससे पता चलेगा कि शरीर में आयरन की कमी है? तो हमारे शरीर में आयरन का जो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में? इलियम में। तो यहाँ पर जो पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, या फिर डायरेक्ट आप स्मॉल इंटेस्टाइन भी एग्जाम में यदि पार्ट नहीं है स्मॉल इंटेस्टाइन के तो यहाँ पर इलियम जेजुनम और यहाँ पर ड्यूडेनम ये पार्ट नहीं आपको है, स्मॉल इंटेस्टाइन है तो आप मार्क कर सकते हैं। जो हमारी बॉडी में आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है वो होता है फेरेटिन फॉर्म में। किसमें? फेरेटिन फॉर्म में। तो वही यहाँ पर सीरम फेरेटिन टेस्ट है जो इसके लिए किया जाएगा। कौन सा टेस्ट? सीरम फेरेटिन टेस्ट। एक क्वेश्चन आपके लिए है। क्वेश्चन में कहा गया है कि ट्रिप्टोफैन इज प्रेजेंट इन ऑल एक्सेप्ट। ट्रिप्टोफैन सभी में रहेगा किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में मैजे, चिकन, फिश या फिर चीज़। ट्रिप्टोफैन है क्या? एक अमीनो एसिड होता है जो कि इन्फेंट में नॉर्मल ग्रोथ के लिए तो ज़रूरी होता ही, साथ भी हमारे शरीर में नाइट्रोजन का बैलेंस बनाने के लिए भी ज़रूरी है। अब ट्रिप्टोफैन इन सभी चीज़ों में प्रेजेंट है लेकिन किसी एक को छोड़कर, तो वो कौन सी चीज़ होगी? वो आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। मेरी सभी से रिक्वेस्ट है क्लास ख़त्म करने के पहले कि जो भी लोग क्लास ज्वाइन करते हैं आप लोग प्रीमियर क्लास में सभी के कमेंट्स ऑब्जर्व करती हूँ। सभी के यदि कुछ मुझे कमेंट्स ऐसे लगते हैं कि जो दूसरे बच्चे पढ़ रहे हैं उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं तो मैं उनको हाइड कर देती हूँ, सॉरी फॉर दैट। और जो लोग इस तरीके के कमेंट्स करना चाहते हैं या दूसरों को परेशान कर रहे हैं प्रीमियर क्लास में, प्लीज़ आप लोग क्लास ज्वाइन मत किया कीजिए। और यदि ज्वाइन करते हैं तो प्लीज़ दूसरों को डिस्टर्ब मत किया कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय।